Python Steel। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और कानून व्यवस्था पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि डीजीपी आरएस भट्टी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें आईजी और डीआईजी के साथ ही अहम बैठक होगी और इस बैठक में पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारी मौजूद होंगे। राज्य भर के एसएसपी, एसपी संग ये बैठक होगी, जिसमें थानेदार और ओपी प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था, शराबबंदी को लेकर चर्चा की जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर, डीएसपी को भी इसके लिंक दिए जाएंगे ताकि वो सब इसमें जुड़कर बातचीत कर सकें। तो कानून व्यवस्था पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। नए डीजीपी ने अपना अभी कार्य भी शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर आज उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। जो जिले के अधिकारी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर विधि व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि हाल के दिनों में शराबबंदी की वजह से जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने की वजह से, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन में है। आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि हाल ही में जहरीली शराब से मौत के बाद कई सारे सवाल शराबबंदी को लेकर खासतौर पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। पटना संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत ही अहम आज का ये बैठक होने वाला है, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण आज हो सकता है? शिप्रा, देखिए, महज 2 दिन पहले आरएस भट्टी ने बिहार के डीजीपी के पद पर योगदान दिया है और उसके बाद आज ये उनकी सबसे पहली बैठक है और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद जिस तरीके से बिहार में गतिविधि तेज है, वैसे में डीजीपी ने यह बैठक बुलाई है। दिन में 11 बजे ये बैठक शुरू होगी बिहार पुलिस मुख्यालय में। आईजी और डीआईजी लेवल के जो ऑफिसर है वो बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठेंगे, जबकि जिलों के एसपी, थानेदार और ओपी प्रभारी तक से सीधा संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उनसे फीडबैक लिया जाएगा क्राइम कंट्रोल और प्रोहिबिशन के एस्पेक्ट से, किस तरीके से क्राइम कंट्रोल को और इफेक्टिव बनाया जाए और शराबबंदी कानून को इफेक्टिव बनाया जाए। फीडबैक लेने के अलावा वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनका जो अपना एजेंडा है क्राइम कंट्रोल का, उसके बारे में वो संवाद स्थापित करेंगे और कैसे शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाया जाएगा, इसको लेकर वो अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो निश्चित तौर पर कई मायनों में ये आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है। उनकी पहली सबसे बड़ी मीटिंग है जिसमें राज्य भर के पुलिस अधिकारी उनके साथ संवाद करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि वो सीधे थानेदार और ओपी प्रभारी तक से जुड़ेंगे। यानी मैसेज साफ है, आप थानेदार हैं, ओपी प्रभारी हैं, आपके सीधे टच में डीजीपी रहेंगे। तो कई मायनों में ये अलग मीटिंग है और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल संजय, कल भी सीएम नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, क्या लगता है उसमें कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हों अधिकारियों को, शायद वो मैसेज कन्वे करना हो आज? देखिए, औपचारिक रूप से एक मुलाकात हुई थी डीजीपी और मुख्य सचिव एसीएस, सारे लोग कल डीजीपी के साथ गए थे और मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई थी। तो योगदान देने के बाद कल डीजीपी ने मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव से भी मुलाकात की थी और अपनी जो उनका अपना एजेंडा है उसके बारे में उन्होंने बताया भी और सीएम की तरफ से भी जो संवाद स्थापित हुआ है उसमें कई तरह की बातें उनको मिली हैं, इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। और आज देखना होगा कि डीजीपी अपने पहले संबोधन में राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को किस तरह की बात बताते हैं और क्या उनका एजेंडा है आने वाले दिनों में क्राइम कंट्रोल और प्रोहिबिशन के एस्पेक्ट से। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। बिल्कुल इंतजार होगा 11 बजे का जब ये बैठक शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को देर रात पटना की सड़कों पर निकले। कड़कड़ाती ठंड में तेजस्वी यादव ने रैन बसेरा का निरीक्षण किया, साथ ही बेसहारा लोगों को कंबल भी वितरित किया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नगर आयुक्त को कई निर्देश भी दिए। थोड़ा पीछे कमल नया कमल इस तरीके से सोए हुए हैं, उनको लीजिए और ला क्या है आप लोग यहाँ। एक तरफ जहाँ लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है, वैसे में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो शहर भर में निकले हैं गरीबों का हाल जानने के लिए। और जिस ढंग से इस कड़कड़ाती ठंड में
लोग सड़कों के किनारे रहते हैं, जो गरीब का आशियाना नहीं है, उन आशियानों के बगैर रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए एक तेजस्वी यादव जो है वो निकले हैं। और नगर विकास मंत्री के रूप में तमाम जो लोग हैं वो जिस ढंग से रैन बसेरा और तमाम जगहों पे जो लोग रहते हैं, इन लोगों का हाल जानने के लिए जो है वो तेजस्वी यादव खुद निकले हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो रैन बसेरा है, इस रैन बसेरा में तेजस्वी यादव आ रहे हैं और सबका हाल जान रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं और क्या कमियां हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां हैं तो उसे लगातार जो है वो ये भी निर्देश देंगे कि किस ढंग से दूर किया जाए। नगर आयुक्त जो हैं वो भी साथ में। सर, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी आए हुए हैं आप लोगों का हाल जानने के लिए जी। कितना लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमको दिक्कत है तो यहाँ छिपते हुए हैं। हाँ, कैसे व्यवस्था कैसे मिल रही है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था मान लीजिए हम लोग काम से आए हैं, हाँ। कहाँ रहते रात में ठंडा में, तो ऐसा व्यवस्था तो मुख्यमंत्री जो हमारे सीएम डिप्टी सीएम हैं बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं। तो ये देखिए खुशी जो है वो झलक रही है कि ठंड में जहाँ लोग बाहर से आए हुए हैं रहने के लिए, वहाँ पे ये व्यवस्थाएं जो हैं वो मिल रही है। और जिस ढंग से तेजस्वी यादव जो है वो लोगों को, जो हमारे चाचा जी जो थे मुख्यमंत्री जी, हमने बागहा से बेतिया के 30 रुपया किराया लगता था, और जब मुख्यमंत्री रेल मंत्री हुए तो 9 रुपया किराया कर दिए। आज तक वैसा कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। तो ये देखिए लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय जो है वो दे रहे हैं। और जिस ढंग से ठंड में वो लोगों का हाल जानने के लिए निकले हैं, वो लोग काफ़ी खुश हैं। और इस बात को लेकर के कि डिप्टी सीएम होते रहते हुए इन गरीबों का ठंड में हाल जानने के लिए वो निकले हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं, डायरी मेंटेन हो रही है या नहीं, या किस ढंग से क्या कमियां रह गई हैं, तमाम बातों को लेकर के जानकारी ले रहे हैं और महत्वपूर्ण जो है वो निर्देश भी दे रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और एक बार फिर से दुनिया को डराने लगा है कोरोना। जी हां, चीन, जापान समेत दुनिया के कई देशों में मामले अचानक से बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जो निर्देश दिए गए हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान रखने को कहा गया है। सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट भेजें और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ये चिट्ठी लिखी है। एनसीडीसी और आईसीएमआर को भी पत्र लिखा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक भी बुलाई है। आज 11 बजे एक रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें जीनोम टेस्टिंग के जरिए कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में पता चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए देश में आए जाने वाले पॉजिटिव केसों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराना जरूरी है। भारतीय एसएआरएस सीओवी जीनोम सीक्वेंसिंग को कराने के लिए नेटवर्क के माध्यम से कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ऐसा करना जरूरी होगा। और इसको लेकर आज एक अहम मीटिंग भी होने वाली है। 11 बजे वो मीटिंग होगी जिसमें और भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। भागलपुर में कहलगांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल की जीत के बाद कायदे कानून भूलकर जश्न मनाया गया। राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। जीत की खुशी इतनी थी कि कार्यकर्ता हाथ में राइफल लेकर दनादन कई राउंड फायरिंग कर दिए। अगर थोड़ी सी चूक होती तो यहां किसी की भी जान जा सकती थी।
सासाराम में नोखा नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 18 में जीत दर्ज करने के बाद विजय प्रत्याशी निशेर अंसारी के विजय जुलूस में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें लगभग 10 लोग जख्मी हो गए। घायलों को नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ लोगों को सासाराम के सदर अस्पताल रेफर किया गया। पराजित प्रत्याशी मुन्ना बैठा और उनके समर्थकों के साथ हाथापाई हो गई थी। देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में पराजित प्रत्याशी मुन्ना बैठा भी घायल हुए हैं। साथ ही विजयी प्रत्याशी के बड़े भाई शमशेर अंसारी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या हुआ था? अभी ये अस्पताल में लोग आए थे। हम लोग को पता लगा है कि जुलूस निकल रहा था, उसमें लोग मारपीट किया था। अच्छा, जुलूस में मारपीट किए। कहाँ से जुलूस निकला था? गौवा था। कौन गौवा था? रघुनाथपुर। समस्तीपुर में पटना निगरानी की टीम ने ताजपुर थाना में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर का नाम विजय शंकर शाह है। एक फरियादी से 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ताजपुर के हॉस्पिटल चौक पर निगरानी की टीम ने एक कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम पटना चली गई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने एक विशेष अभियान चलाकर 53 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शराब के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में 18 शराब धंधेबाज और 35 शराबी पकड़े गए, जबकि भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब भी बरामद की गई। मद्य निषेध विभाग के निर्देश पर सिवान और गोपालगंज की उत्पाद टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर ये कार्रवाई की है। नहीं, हम लोग का 6 जो है वो नया चेक पोस्ट हम लोग खोले हैं। सारे बॉर्डर एरिया में भी हैं, जो विभिन्न थाना क्षेत्र में मीरगंज, भोरे, कटिया, विजयपुर ये सारे क्षेत्र में हैं। वहाँ भी रेगुलर जो है हम लोग वाहन जांच और शराब के सेवन किए हुए ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच कर रहे हैं लगातार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने नगर थाना के अलग अलग चौक चौराहों से 2 शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने अपनी छापेमारी के दौरान कई ठिकानों से 5 नशेड़ियों को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान 750 ml रम की 19 बोतल बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि ये छापेमारी अभियान आगे इसी तरह जारी रहेगी। चाबी है। हाँ, जाइए राफेल पट्टी जाइए। हॉल में, नवाब चौक में, सुखवाल में, मटिहानी में और बहुत सारी जगहों पे सघन जांच करके छापेमारी की गई है, जहां पर तकरीबन 5 लीटर चुलाई शराब पकड़ी गई है और तकरीबन 10 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई है। सारण शराब कांड में 80 से ज्यादा लोग इन्फॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ, उसका मशरक का भी जायजा लेंगे। वहाँ का भी बात हो रही। वैशाली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। तस्करों ने शराब की तस्करी करने का नया हथकंडा निकाल लिया है। अब ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब रखकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने हाजीपुर शहर से जब एक युवक को गिरफ्तार किया तो इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। उत्पाद विभाग की टीम ने उसके पास से 25 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद किया। पकड़ा गया युवक दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी और आईएएस कोचिंग में करता था और रात होते ही शराब की डिलीवरी करता था। पकड़े गए युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। वही उत्पाद
इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इसके अलावा कुछ और छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम उसे जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही पकड़ाए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के मध्य विद्यालय सफापुर में निलंबन मुक्त होने के बाद स्कूल आए प्रधानाध्यापक संजय कुमार को आक्रोशित ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा और ज्वाइन करने से रोकते हुए स्कूल से बाहर कर दिया गया। संजय कुमार पूर्व में मध्य विद्यालय सफापुर के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल में विद्यालय की विधि व्यवस्था खराब रहने, चावल चोरी और मध्याह्न भोजन सहित अन्य व्यवस्थाओं में ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद 3 महीने पहले इन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को निलंबन से मुक्त के बाद जब संजय कुमार फिर से इसी स्कूल में ज्वाइन करने पहुँचे तो ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल का घेराव कर प्रिंसिपल को हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर कर दिया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि संजय कुमार के कार्यकाल में बच्चों को सही समय पर मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता था। यही नहीं, मध्याह्न भोजन का चावल चोरी हुआ। वही हेडमास्टर संजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भ्रष्टाचार की मार अब नदियों पर बने पुल झेल रहे हैं। जर्जर पुल अब तक गिरने की स्थिति में है। पुल की ऐसी स्थिति होने के बावजूद स्थानीय लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बसमाता उसरी नदी पर बने पुल की, जिसका पिलर एक एक करके धंसता जा रहा है। पुल बीच से धंसता जा रहा है और पुल कभी भी गिर सकता है। वहीं राहगीर डरे सहमे हुए इस पुल से आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये पुल करीब 300 मीटर लंबा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पुल से पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इस पुल से गुजरते हैं तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वे उस पार पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन सारण शराब कांड में 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्य छपरा सदर अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन उपाधीक्षक के साथ ही बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर KM दुबे से जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि आयोग के सदस्य ने मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी ली। 34 शवों का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में किया गया है, जबकि 8 का पटना के PMCH में पोस्टमार्टम किया गया। सभी का विसरा सुरक्षित है और विस्तृत रिपोर्ट आने से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। NHRC की टीम कल प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेगी। इन्फॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ, उसका मसरक का भी जायजा लेंगे। वहाँ का भी बात हो रही। और अब तक इसमें क्या कुछ हुआ है आपको डिटेल से वो बता देते हैं। तो देखिए, संसद में सारण शराब कांड की गूंज उठाई गई, वहां पर इस मामले को उठाया गया। इसके बाद ही मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराए जाने पर भी सवाल पूछे गए। ये सवाल सरकार से पूछे गए और साथ ही साथ NHRC की टीम जांच के लिए छपरा पहुंची। छपरा पहुंचने के बाद NHRC की टीम ने वो सभी जानकारी जुटाने की कोशिश की। JDU ने NHRC जांच पर सवाल उठा दिए हैं। जहरीली शराब से अब तक 81 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासन ने लेकिन 42 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। अभी भी कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और शराब से मौत के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब मौत के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हुई है। कई जिलों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शराब कांड में NHRC के बिहार पहुंचने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक एजेंडे के तहत बिहार आई है ये टीम। उन्होंने आयोग पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। अधिकार में है, फिर भी अलग बात। अगर आए भी हैं तो मध्य प्रदेश गए थे क्या? ये हरियाणा गए हैं क्या? या नित्यानंद जी का भारत सरकार का जवाब पार्लियामेंट वाला पढ़े हैं क्या? अरे एक प्रोपेगेंडा है भाई। भाजपा वाले लोग कहाँ थे भाई?
ये लोग 4 महीना पहले कहाँ था? जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या कर रही थी? और ये लोग क्या कर रहे थे? जो लोग आए हैं कि भेजे गए हैं? पहले तो उन लोगों से पूछिए, लोग अपने मन से आए हैं तो एक एजेंडा पे आए हैं। तो हमको तो इन सारी चीजों से क्या लेना देना? इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। असल में इन लोगों को घबराहट है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को देर रात पटना की सड़कों पर निकले। कड़कड़ाती ठंड में तेजस्वी यादव ने रैन बसेरा का निरीक्षण भी किया और साथ ही बेसहारा लोगों को उन्होंने कंबल भी वितरित किया। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम सड़कों पर निकले थे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, तेजस्वी जी रात में निकले हैं, ठंड काफी है, सबका आप जायजा ले रहे हैं, क्या क्या देखा आपने? बेसिकली ठंड में जो गरीब गुरबा फुटपाथ पे सोते हैं या जिनको छत नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार जो है निःशुल्क व्यवस्था आश्रम की कराई है, जहां बेड भी है, आपको पानी शौचालय की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ कंबल भी दिया जाता है, सामान रखने की जगह भी मिलती है। तो ये व्यवस्था है ताकि लोग ठंड में बाहर ना सोएं। कई बार होता ठंड के बाहर लोग सोते हैं तो जान चली जाती है, इतना शीतलहर गिरता है, ठंड होता है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ, कम से कम रात में एक छत दे पाएँ, उनको ठंड में कंबल दे पाएँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये हम लोगों ने किया है। तो यही एक बार हम लोग आकर के देखें कि भाई मुआयना किए हैं। पटना के हमारे नगर आयुक्त हैं निमेश जी, इनके साथ हम लोग आए हैं कि भाई क्या क्या व्यवस्था कराई गई है, जरा हम लोगों को दिखाइए। कोई कमी होगी तो दूर किया जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि आप देखिएगा अब यहाँ लोग सोए हुए हैं ब्रिज के नीचे, वो रिक्शा वाले हैं, यहाँ आप देखिएगा 5-6 बेड खाली है, लेकिन लोग आते नहीं हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि उनका रिक्शा कोई लेके ना भाग जाए, क्योंकि भाड़े पे उन लोग रिक्शा लेकर के चलाते हैं, उनको चुकाना भी पड़ता है, तो किसी और की प्रॉपर्टी है तो इसलिए वो आना नहीं चाहता। अभी आपके सामने हम लोगों ने पूछा कि भाई आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो, यहाँ सो जाइए, सोने की व्यवस्था है। बोला नहीं, हम रिक्शे के पास हैं। तो जैसी जैसी जिसकी जो मर्जी, लेकिन हमको काम हमारा जो है कि भाई व्यवस्था करके रखना है। जहाँ पे अबेंडेंट भी है वहाँ पे अभी भी आपने निर्देश दिया है कि उसे डबल स्टोरेज भी बनाया जा सकता है। नहीं, वो असल में स्किल डेवलपमेंट या और किसी कारणवश जो है वो बंद है। हमने बोला कि अगर उपयोग नहीं हो रहा तो ठंड में उन गरीबों को वहाँ बसाया जाए, और कोई डबल स्टोरी अगर बनाने का एनओसी अगर आरसीडी से चाहिए होगा, हाँ, पहले तो काफ़ी जगह बनाए गए हैं और उसको हम लोग देखेंगे कि उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। क्या हर जगह आपने ये भी ग्रीवांसेस को लेकर के भी आपने निर्देश दिया है? ग्रीवांसेस कोई आता है दूर दराज से, दूसरे जिला के लोग आते हैं, रुकने का नहीं साधन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर वो किसी से मिलना चाहते हैं, अपने शिकायत परेशानी के लिए लेके आए, तो ग्रीवांसेस के लिए भी हम कह रहे हैं कि भाई जो भी ग्रीवांसेस है रख लें और डिपार्टमेंट में भिजवा दिया, मेरे यहाँ भिजवा दिया। बिहार में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किसान खेत छोड़कर ठंड में भी सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। खेती खराब हो रही है, लेकिन खाद पर सियासत खूब लहलहा रही है। बिहार के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दी जा रही। बिहार में जरूरत की सिर्फ 63% यूरिया ही उपलब्ध है, जिसके जवाब में बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने भी आंकड़ों से जवाब दिया और कृषि मंत्री के आंकड़े को चैलेंज किया है और कहा है कि बिहार में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। अगर किसानों को खाद नहीं मिल रही तो कृषि पदाधिकारी और खाद विक्रेता आपस में बांट रहे हैं। और आइए अब बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों में आज के तापमान पर नजर डाल लेते हैं। और आइए अब बिहार के 4 प्रदूषित शहरों पर एक नजर डालते हैं कि आज में कौन सी 4 ऐसे शहर हैं जहां पर हवा थोड़ी खराब रहने वाली है।
सबसे पहले बात करेंगे गया की। गया में 343 AQI लेवल दर्ज किया गया है और जो इसमें दूसरा शहर शामिल है वो है दरभंगा, जहां 332 AQI लेवल दर्ज किया गया है और तीसरा शहर है आरा, जहां 385 AQI लेवल दर्ज किया गया। और इसके साथ ही राजधानी पटना की बात करें तो 322 AQI लेवल यहां पर दर्ज किया गया है। यहां की हवा थोड़ी प्रदूषित बताई जा रही है। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो यहां 312 AQI लेवल दर्ज किया गया। आपको बता दें आज सुबह 5:30 बजे तक का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और आपके शहर में आज पेट्रोल डीजल के क्या दाम रहने वाले हैं, क्या कीमत रहने वाली है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। ये 4 शहर आपके सामने, राजधानी पटना, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या रहने वाली है वो टेली के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।